चलिए इसके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बतौर 23 फरवरी को 1 साल पूर्ण हो गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां उच्च संवैधानिक पद पर साहित्यकार और संवेदनशील व्यक्ति राज्यपाल के रूप में आसीन है। राजभवन के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। हर तबके, वर्ग और समाज के लोग राज्यपाल से भेंट करने आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के लोग अत्यंत सरल सहज लगते हैं और वे सभी से आत्मीयता के साथ मिलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस दौरान छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभवन के अतिथि को अत्यंत सराहा। इस 1 साल के कार्यकाल को वे संतुष्टिपूर्ण मानते हैं और सतत सक्रिय रहते हुए सदैव जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं। खरगोन में वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित का जन्मदिन पत्रकारों ने पुराने पीआरओ परिसर में धूमधाम से मनाया। इस दौरान शहर के पत्रकारों सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकार आशुतोष पुरोहित के जन्मदिवस पर पत्रकारों में उत्साह देखा गया। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने 3 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में खरगोन में अलग अपनी पहचान बनाने वाले आशुतोष पुरोहित की तरफ से पत्रकारिता के माध्यम से किए उल्लेखनीय कार्यों की जमकर प्रशंसा की। अनुसार आज पत्रकार साथियों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पुरोहित जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम खुद आशुतोष पुरोहित जी के साथ जन्मदिन अवसर पर है, हम इनसे बात करेंगे। आज आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है पत्रकार साथियों द्वारा और आपने सामाजिक कार्य भी किए रेड क्रॉस के माध्यम से। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने सभी जो सम्मानीय साथी है उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इस अवसर पर जिस प्रकार आपने बोला कि सामाजिक काम और पत्रकारिता को लेकर, तो पत्रकार जो होता है वो उसकी सामाजिक भूमिका का ही निर्माण करता है। जहां तक रेड क्रॉस में रहते हुए भी मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए उसमें सभी पत्रकार साथियों का ही संबल था, चाहे वो खरगोन के पत्रकार हो चाहे भोपाल के पत्रकार हो। उन्हीं की वजह से हम लोगों ने मार्गदर्शन में काम किया है और मैं जो नए पत्रकार हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको सभी को संदेश देना चाहूंगा कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो समाज को की सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम है। और पत्रकार जो कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो समाज के हित में और अपने क्षेत्र के हित में ही काम करें और समाज को कुछ ना कुछ पत्रकार। मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन भी रहे, आपने कई सामाजिक कार्य किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन रहते हुए जो भी हम लोगों से अच्छा बना हम लोगों ने काम किया है और आज इस अवसर पर मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो वरिष्ठ पत्रकार आशु भाई को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन शुभकामनाएं। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक कार्य किए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, उल्लेखनीय कार्य हैं। रेड क्रॉस के माध्यम से उन्होंने जो कमरे बनवा करके और शासकीय हॉस्पिटल में दिए हैं, बड़े लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। लगातार हॉस्पिटल में उन्होंने अपने कार्य अच्छे किए हैं। मैं पुनः उन्हें बधाई देता हूं कि वे इसी प्रकार से अब उत्तरोत्तर तरक्की करें। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राकेश जायसवाल जी भी यहाँ जन्मदिन अवसर पर पत्रकार साथियों द्वारा लगातार यहाँ पे बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भाई साहब और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पुरोहित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और जो उत्कृष्टता दी है और जो ऊंचाइयां दी है, वो खरगोन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है पत्रकारों के लिए। इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि उनसे लोग सीखे और उनके नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़े। साथ ही आशुतोष पुरोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ जन्मदिन पुरोहित जी का मनाया जाता है, लगातार यहाँ पर शुभकामनाओं का दौर जारी है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय पारासर जी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय आशुतोष पुरोहित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरोहित जी पिछले 3 दशक से न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में बल्कि धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवाओं में सदैव अग्रणी रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ लगातार यहाँ पर पीआरओ, पुराने पीआरओ परिसर में पत्रकारों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर आशुतोष पुरोहित जी की मिलनसारिता को लेकर, आपके स्नेह को लेकर पत्रकार जगत में हर्ष व्याप्त है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पुरोहित जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खबर नक्सल जिले से है, जहां पर सुरक्षाकर्मी और नक्सलों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि सुकमा जिले के बुरकलाका इलाके में डीआरजी जवानों के साथ यह मुठभेड़ हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। मृतक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
एसपी किरण चौहान ने इसकी जानकारी दी है और आपको बता दें बीते शुक्रवार को सुकमा जिले में ही नक्सलियों ने हमला बोलते हुए 2 लोगों की हत्या कर दी थी। बताया गया कि नक्सलियों ने कथित तौर पर पुलिस से मुखबिर करने पर आरोप में 2 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। वहीं नक्सलियों की पामेर एरिया कमेटी ने मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या की जिम्मेदारी ली है। दोनों मृतक दुलेड़ गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान सोड़ी हुंगा और माड़वी नंदा के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बुरकलाग इलाके में डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। मृतक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। एसपी किरण चौहान ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें बीते शुक्रवार को सुकमा जिले में ही नक्सलियों ने हमला बोलते हुए 2 लोगों की हत्या कर दी थी। बताया गया कि नक्सलियों ने कथित तौर पर पुलिस के मुखबिर करने के आरोप में 2 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या कर दी है। रायसेन जिला मुख्यालय के एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के सुपुत्र पर हुई झूठी एफआईआर दर्ज के निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर पीसी शाक्य को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स जिला रायसेन ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर पीसी शाक्य को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत दिनों के एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के सुपुत्र पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल रायसेन में पदस्थ कर्मचारी ने झूठे तथ्यों पर और असत्य आधार पर अपनी पत्नी से स्कूल संचालक के सुपुत्र पर झूठा छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले के स्कूल संचालक के ऊपर एक झूठी एफआईआर प्रशासन के दबाव एवं राजनीतिक दबाव के चक्कर में भी एक एफआईआर झूठी एफआईआर हुई है। तो जहां तक हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन के दबाव के चक्कर में जो एक एफआईआर हुई है, अभी हमने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उस कार्रवाई का पूर्ण रूप से जांच करें। जांच होने के बाद जो भी निर्णय आता है हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को अपराधी साबित करना बहुत ज्यादा गलत है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस न्यायालय में उस व्यक्ति के साथ जब ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, क्योंकि उस उक्त व्यक्ति द्वारा जब मेरे से बात करी गई तब मैंने जब उनसे पूछा कि भैया क्या मामला है, तो उसने मेरे से 20 लाख रुपए की मांग करी कि 20 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं राजीनामा कर लूंगा। जब कोई व्यक्ति की नीयत पहले ही पैसों को लेकर ऐसी है तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है। तो आगे से ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि इस घटना की पूर्ण रूप से जांच हो। हम लोग जो हमारे स्कूल के संचालक हैं उनके बारे में बोलना चाहते हैं। उन पे जो आरोप लगाया है वो झूठा है। तो क्या क्या मांग की गई अपन ने उसमें ज्ञापन में कुछ मांग की हुई सर, नियमों के अनुसार पूरी जांच करके उन पे सजा सुनाई जाए। इसके पहले अगर दबाव बनाया जा रहा था ये तो गलत है ना। प्रशासन के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार काम किया जाए। लगभग 8 वर्ष से वहाँ हूँ। किस पद पे हो आप? मैं लेक्चरर। हाँ। तो किस मामले में आप ज्ञापन देने आए थे? सर, मुझे ऐसा नहीं लगा 8 वर्ष में कि हमारे संचालक मंडल की कोई नीयत ऐसी हो जिससे कोई प्रकरण बने। और हमारे साथ में लेडीज स्टाफ भी है, जेंट्स भी है। मैं तो अनुभवी व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ाते हुए पहले सरस्वती में पढ़ाता था, बहुत दिन हो गए, लेकिन इस प्रकार की कोई नीयत खराब करेगा ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। संस्कार पब्लिक स्कूल के संचालक के ऊपर एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वहाँ के किसी महिला के द्वारा। इस प्रकरण में हम माननीय कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से ये निवेदन करने आए हैं कि किसी भी प्रकरण की बगैर जांच किए बिना उस पर दबाव न बनाया जाए। हमारा मानना ये है कि उस व्यक्ति के प्रति आप सूक्ष्म से जांच करिए, बारीकी से जांच करिए। अगर जांच में वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आप बेशक उसको सजा दें। यही हमारी। नारायणपुर में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम स्थल बालक क्रीड़ा परिसर खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसका कलेक्टर विपिन मांझी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों से संवाद करेंगे, जिसके लिए एलईडी लगाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कई योजनाओं का स्टॉल भी लगाया जाएगा, जिसका अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर आकांक्षा शिक्षा खलखो, एसडीएम अभिजीत मंडावी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में वन मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लाभांश की राशि 2 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इस दौरान सीएम साय ने वन विकास निगम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वन विकास निगम राज्य में हरित क्षेत्र के प्रसार और पर्यावरणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। निगम ने किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया है। ये लाभ कमाने वाली सरकारी संस्था है। वन विकास निगम की ये उपलब्धि सराहनीय है और अन्य संस्थाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री, वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भिंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। मीटिंगों का दौर जारी है और बहुत जल्द लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लोकसभा का चुनाव दमदारी से लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। के वरिष्ठ नेता और हमारे राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रभारी मध्य प्रदेश के संगठन के आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अभी मीटिंग ली है। सक्रिय मीटिंग हो चुकी है, समीक्षा भी हो चुकी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। अति शीघ्र मध्य प्रदेश के लोकसभा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा करने को कहा है। अति शीघ्र हो जाएगी। हमें उम्मीद है तो मध्य प्रदेश में वैसे भी 10 ऐसे क्षेत्र हैं लोकसभा के जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा से अलग हुई है। हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के विरुद्ध में, महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध में जनता तक अपनी बात ले जाएंगे और लोकसभा के चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर के नेतृत्व में ग्रामीणों को शासकीय बीमा योजनाओं में पंजीकृत करने और हितग्राहियों के परिवारों को बीमा क्लेम में सहयोग करने के लिए बिहान योजना के अंतर्गत सभी जनपद पंचायतों में बीमा सखी का चयन किया गया है। उसी कड़ी में जनपद पंचायत अंबिकापुर में कार्यरत तरसीला कुजूर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित सरस मेले में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं कलेक्टर विलास भोसकर ने बीमा सखी तरसीला कुजूर को शुभकामनाएं भी दी। अंबिकापुर में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन 23 से 25 फरवरी तक किया जा रहा है। 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथियों ने आयोजित किया और आपको बता दें, शुभारंभ के अवसर पर 23 फरवरी को कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने की। वहीं महोत्सव में शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। कुएश्वर धाम सीहोर में आगामी विशाल आयोजन को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में समस्त हिंदू समाज की बैठक आयोजित की। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों ने आयोजन में आने वाले भक्तों की सेवा के लिए तन मन धन से सेवा देने का संकल्प लिया और बैठक में हिंदू समाज के सभी जाति वर्ग के प्रमुख शामिल हुए। आयोजन को सफल बनाने के लिए मंच से घोषणा की गई। बैठक में पंडित प्रदीप मिश्रा, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना शामिल रहे। मालवा की धरती गैर गंभीर, पग पग रोटी डग डग नींद। तो मैं आदरणीय गुरु जी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सीहोर के लोग इस अवधारणा को जो मालवा की धरती की के लिए कही गई है अपने हृदय में आत्मसात करते हैं। और आपसे प्रेरणा पाकर के मैं ये बताना चाहूंगा कि सीहोर के हर परिवार की जो मानसिकता है, बाहर से आए हुए अतिथियों को देवों के समान मान करके उनकी सेवा करते हैं। जैसा कि सबको विदित है कि 7 तारीख से सीहोर में वापस गुरुदेव के आशीर्वाद से कथा होने जा रही है और निश्चित ही माननीय मेरे से पूर्व में वक्ता जितने भी थे सबने अपने अपने विषय रख दिए और विधायक जी भी उपस्थित थे, तो शासन प्रशासन की बात भी माननीय विधायक जी ने बता दी। और अभी हम जब बैठे थे तो विधायक जी ने कहा कि नगर पालिका का पूरा अमला गुरुदेव की सेवा में कुबेरेश्वर धाम में उपस्थित होना चाहिए। तो निश्चित ही जो आदेश माननीय विधायक जी ने और गुरुदेव ने जो आदेश हमें दिया है उसको पूर्ण करेंगे। नगर पालिका परिषद
24 घंटे 7 दिन गुरुदेव आप जैसा आदेश करेंगे वैसा हम वहाँ करेंगे। और जो शासन प्रशासन के लायक कोई अगर बात है तो वो माननीय विधायक जी और हम बात कर माननीय मुख्यमंत्री जी से अन्य सभी नेताओं से चर्चा कर सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। और अन्य जगह से पधारे सभी माननीय अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, निश्चित रूप से सीहोर के लिए बहुत गौरव की बात है कि आदरणीय गुरुदेव ने सीहोर में जन्म लिया। आज पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है। पंडित जी ने जिन व्यवस्थाओं के बारे में बताया, निश्चित रूप से लग रहा है कि उनके द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है वो पूरे देश के जितने भी धर्मार्थी आएंगे उनको प्रसन्नता होगी। पर वहां से भी पूरी व्यवस्था जितनी जो होती है वो आश्रम पे और पूरे सीहोर के लिए होगी। दूसरा जो आपके सामने बात हुई थी कि अपन नगर निगम भोपाल से, नगर निगम इंदौर से भी सारी जो सहायता होती है, क्योंकि गुरुजी लाखों के लोग वहां आएंगे और गंदगी हमेशा बनाता कौन है? हम ही लोग। आज के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता पे ध्यान रख रहे हैं और मैं आपका देखता हूं गुरुजी, आपके कथा में भी आप इस बात को बड़ा पहल करते हैं। तो कृपा आपकी है, तो हम सबका धर्म और कर्म है कि एक एक आदमी इस आयोजन को अपना खुद का आयोजन माने, क्योंकि ये है ही अपना महल। अगर सीहोर में हो रहा है तो सिर्फ गुरुजी की नाक नहीं, आप सबकी नाक उसमें सम्मिलित है। जिस तरीके से हर वर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से जो आदेश गुरुदेव का होता है, समिति का होता है, उसका बजरंग दल पूरा सहयोग करता है। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से जितने भी सेवा कार्य रहेंगे और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एकलव्य शूटिंग केंद्र और शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी और जवान मिलकर लगभग 130 लोग इस एयर राइफल, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनों में हम जरूर मेडल जीत कर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है, बल्कि ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी पैदा करता है। रायपुर के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कहा कि 2 साल से कैंट की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके लिए मैंने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र लिखा है। जल्द से जल्द परीक्षा कराने के लिए हम कोशिश करेंगे जिससे छात्रों को लाभ मिल सके। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राध्यापक 3 प्रकार की भर्तियां होती हैं और उन भर्तियों में टेट की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। तो पिछले 2 सालों से टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो छात्रों में इससे बहुत ज्यादा रोष था। हमने निर्णय लिया है कि टेट की परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और व्यापम ने इस संबंध में व्यापम को हमने पत्र भी लिख दिया। तो हमारी ये कोशिश है कि जो व्यापम है वो अगले 3 महीनों में टेट की परीक्षा करा दे, जिससे कि ये शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खुल जाए और जल्द से जल्द अगले शिक्षा सत्र में हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा कर पाए। ये आचार संहिता के पहले आ जाएगा फिर विज्ञापन? हम कोशिश करेंगे कि आचार संहिता के पहले विज्ञापन आ जाए, जिससे कि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। भैया ये नेट परीक्षा होती है, एनईटी, उसी की तरह सेट भी होता है, तो सेट काफी दिनों से हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली ये तो टेट का मामला है ना। सेट और नेट जो है वो उच्च शिक्षा के लिए होता है, तो सेट और नेट की जो परीक्षा है वो हम नहीं देते हैं, वो केंद्र। खबर सेंधवा से है, जहां लाखों की लहसुन से भरे वाहन को लूटकर ड्राइवर को अपहरण कर एक स्थान पर घंटों के बाद छोड़ने के गंभीर लूट के अपराध मामले में पुलिस को सफलता मिली है।
दरअसल ग्रामीण थाना सेंधवा अंतर्गत हुई लूट की वारदात में 12 घंटे में 11 अपराधी पुलिस ने पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी महाराष्ट्र की सीमा से सटे गांव से मध्य प्रदेश में मिनी ट्रक लूटने आए थे और अपराधियों ने 4 लाख का लहसुन लूटा। वहीं पुलिस ने 15,000 नकदी समेत लूट में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया है। बता दें कि अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। नासिक का रहने वाला है। उक्त व्यक्ति थाने पर थाना प्रभारी के पास एक घटनाक्रम लेकर आया था, जिसमें उसने बताया था कि 21 तारीख को रात को 9 बजे वो इंदौर से करीब 4000 किलोग्राम लहसुन से भरा पिकअप वाहन लेकर चला था और नासिक को जा रहा था। और रात को करीब 1 बजे जब वो बिजासन घाट को क्रॉस कर रहा था, तभी पीछे से तूफान एक 4 व्हीलर गाड़ी में करीब 14 से 15 लोग के द्वारा पिकअप वाहन को रोका गया और उसके हाथ पैर बांधकर चाकू की नोक पर उसको तूफान गाड़ी में बिठाया गया और करीब 2 से 2.5 घंटे तक उसको वाहन में मारपीट के उपरांत घुमाते रहे और लास्ट में सुबह 4 बजे के आसपास हाईवे पर ही छोड़ दिया। और जब उसने देखा कि उसके पास मोबाइल फ़ोन तो मौजूद था, लेकिन 4000 किलोग्राम की जो लहसुन वो इंदौर से नासिक ले जा रहा था और पिकअप वाहन जिसमें वो ले जा रहा था वो मौजूद नहीं थी। उक्त घटनाक्रम के उपरांत जो फरियादी था पवन, उसने अपने मालिक से बात की और उसके उपरांत कल दिनांक 22 को वो सेंधवा ग्रामीण टीआई से मिला था। ये एक सनसनीखेज डकैती की वारदात थी, जिसमें अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के द्वारा एक वाहन चालक जो कि लहसुन का एक बड़ा कंसाइनमेंट नासिक लेकर जा रहा था, उसके साथ धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 6 अगस्त को बदनावर क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की आने वाली न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार और यात्रा प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि अपने ही वचन पत्र पर खरे नहीं उतरे हैं और आपने अयोध्या मंदिर प्रश्न के उत्तर में कहा कि आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी को राम भक्तों के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही मतदाता मतपत्रों के समर्थन में भी उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि जनता उनको पसंद करती है तो बैलेट पेपर का प्रयोग करने पर भी उन्हें पसंद करेगी। जीतनी बातें हैं तो कुछ तो ऐसा है जिसमें हमें परिवर्तन है। तो नई और युवा पार्टी, नया कार्यक्रम और केडर बेस संगठन हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये पूरी पार्टी अभी मैं आया जब से मैंने एक भी परिवर्तन ने किसी को हटाया न बनाया। ये इसके पीछे लॉजिक एकमात्र है कि परिवार है हमारा ये। और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या कार्ड खेलेगी, उसके अपोज में कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आस्थाओं की भावना के साथ रही है। हमारे संविधान में जो लिखा, जो जिसको जीना पड़े उस। उज्जैन में वाल्मीकि समाज के संत उमेश नाथ महाराज के राज्यसभा सांसद बनने पर शहर में खुशी का माहौल है। उसी के चलते उनका जगह जगह स्वागत और सम्मान हो रहा है। वहीं आज अजाक्स संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उमेश नाथ महाराज का सम्मान किया गया। इसके पहले उन्होंने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने कहा कि महायोग संत उमेश नाथ महाराज के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर दलित समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय संसद के 2 सदन है, एक उच्च सदन और एक लोकसभा। उच्च सदन के लिए 6 वर्ष के लिए श्री श्री 1008 उमेश नाथ जी महाराज बाल योगी का चयन होने पर अजाक्स जिला उज्जैन परिवार जो है पूरी तरह से गौरवान्वित है और गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि एक अनुसूचित जाति जनजाति के संत को सर्वोच्च स्थान मिलना और सर्वोच्च स्थान के साथ ही उन्हें सर्वोच्च पद मिलना और वहां भी राज्यसभा में अपनी बात रखना सनातन के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की भावना के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।